इस वक्त ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से जो कोशिशें खुद ईरान अमेरिका कर रहा है और पाकिस्तान के भी किरदार पे बात करेंगे। ब्रेक से पहले ईरान का जो जीसीसी कंट्रीज़ के हवाले स्पेशली मिडल ईस्ट के हवाले से जो रवैया रहा कि वहाँ पर भी अमरीकी तनसीबात को बकौल उनके वो हमला किया गया। एयरवाइज मार्शल साहब, अब मिडल ईस्ट का पूरा एक फ्रेम जो है वो है इकॉनमी के ऊपर और आउटसोर्स सारी की सारी उनकी सिक्योरिटी नज़र आ रही थी। अब अगले आने वाले वक्त में ये फ्रेमवर्क आपको स्ट्रक्चर जो पूरा है वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा या वैसे ही जिस तरह से अमेरिकन ब्लॉक के अंदर कुछ कंट्रीज़ बाकायदा नज़र आ रहे हैं वैसे ही होगा? कुछ चीज़ें तो बिल्कुल जो है दे आर राइटिंग ऑन द वॉल। वो पहली बात तो ये है कि ये चीज़ नज़र आ गई सारे गल्फ स्टेट्स को कि उन्होंने पिछले 20-25 सालों में जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इस उम्मीद पे अमेरिका को दिए कि वो उनके मुल्क में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज डिप्लॉय करके वो उनको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड करेगा। और उन्होंने अपनी जो एक मैं कह सकता हूँ कि सेरेमोनियल फोर्सेस रखी हुई हैं, उनका काम सिर्फ ये है कि वो एक महदूद चंद घंटों के लिए मैक्सिमम 24 आवर्स के लिए उन्होंने किसी थ्रेट को रेजिस्ट करना था और उतनी देर में अपनी बेशुमार एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी और अपने नेवल एसेट्स की रीपोजिशनिंग से, क्योंकि हर वक्त अमेरिकन जो कैरियर्स हैं वो इतने डिस्टेंस पे होते हैं कि वो एक दिन में या 1.5 दिन में वो इफेक्टिव हो सकते हैं इस रीजन में। तो एक सैटेलाइट, आप समझें कि एक कैरियर जो है वो एक सैटेलाइट है अमेरिकन, सैटेलाइट बेस है जिसके ऊपर तकरीबन कोई 100 के करीब फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और 6-7 हज़ार कॉम्बैट ट्रूप्स होती हैं। तो इतनी मैसिव फोर्स प्रोजेक्शन के साथ इनकी ये तवक्को थी कि अमेरिका इनके लिए एक सिक्योरिटी का गारंटर है, लेकिन वो चीज़ साबित हुई कि ये बेसिस तो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके और उसके बाद अगर इनमें कोई कैपेसिटी थी तो वो भी डाइवर्ट हो गई इजराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जी। लेकिन इस रियलाइजेशन के बावजूद अगर हम ये समझें कि ओवरनाइट ये कोई रीअलाइनमेंट हो जाएंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। उसकी सिंपल वजह ये है कि यहाँ पे जो हुकूमतें हैं वो जो लोग उन हुकूमतों को चला रहे हैं, जो शाही ख़ानदान इन हुकूमतों को चला रहे हैं, उनके अपने जो जितने एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में। तो फिर तो ये होगा कि इस जंग के बाद ईरान के जो है ना फ्रोजन एसेट्स वो रिलीज हो जाएंगे और उनके फ्रीज हो जाएंगे। तो जाहिर है वो ऐसी हमाकत नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, वो कोई आर्बिट्रेरी इंटरम अरेंजमेंट जरूर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर देखेंगे कि आने वाले दिनों में जब अमेरिकन जो सियोल सुपर पावर स्टेटस अब जो तेजी से अरोड हो रहा है, जब वो मजीद उसमें से वो उसके जो है ना वो डीफैंग हो जाएगा, उसका जहर कम होता चला जाएगा, तो फिर वो कोई अपनी अल्टरनेट ऑप्शन देखेंगे। अब इन मुल्कों के आपने जिक्र किया कि ईरान के पास क्या ऑप्शन हैं। एम्बेसडर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी वैलिड, कि ईरान को भी सोल सर्चिंग की जरूरत है। आप एक इतना बड़ा मुल्क, एक इतने वोलेटाइल रीजन में इतने सारे रिसोर्सेज लेके आप एक शेल में नहीं रह सकते। आप एक अपने आप को एक आयरन कर्टन के पीछे एक जजीरा बना के नहीं जिंदा रह सकते। अब उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने वाकई अपने लोगों को तरक्की देनी है, अगर उन्होंने खुद ही प्रोग्रेस करना है, और तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके ताल्लुकात बेहतर हों। इकोनॉमिक ताल्लुकात अच्छे करने के लिए डिप्लोमेटिक ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए। मैं अगर उनको मशवरा देने की पोजीशन में हूँ मैं अगर मशवरा देने की पोजीशन में हूँ तो मैं ये अर्ज करूँ कि उनको देखे, ये जो अरब मुल्क हैं या इस गल्फ के जो ममालिक हैं ना, इनके आपस में डिफरेंसेस बड़े डीप रूटेड है। ये सिर्फ इनकलाब के बाद नहीं आए, 79 के बाद, ये इनके सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, हजारों साल इनके हजारों साल से इनके आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जो आप बात करेंगे इम्पोर्टेंट, मैं एक क्योंकि खबर बहुत बड़ी थी,
अमरीकी सदर पर हमले के हवाले से भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्पॉइलर वाला मामला हो सकता है इमरान साहब, कि जिस किस्म का हमला हुआ अचानक और इतनी सिक्योरिटी के बावजूद? मेरा तो ख्याल है जी कि ऐसे कोई डिरेंज सा आदमी होगा जिसने सोचा चलो सदर साहब पे हमला कर लें। ना उसको शूट करना आता था, ना वो सदर साहब के करीब कोई गोली पहुंच सकी। तो मेरा तो ख्याल आइसोलेटेड इंसिडेंट है। कहाँ वहाँ किसी ने गोली मारनी, प्रेसिडेंट वहाँ खड़ा रहा, जा भी नहीं रहा था जब सीक्रेट सर्विस उनको लेके गई वहाँ से। जी हाँ। मुझे आइसोलेटेड लगता है, डीप रूटेड हुआ कोई इन्वेस्टिगेशन से निकला तो ठीक है, वरना मेरे ख्याल है दुनिया इसको सीरियसली नहीं ले रही इस वाक़े को। सही है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ अभी एवीएम साहब बात कर रहे थे उस पर इमरान साहब, कि इस वक्त ईरान की जो रीजन के अंदर है, पाकिस्तान किस तरह से ईरान के साथ अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्या एक किरदार अदा करते करते क्या बेहतरी कर सकता है ईरान के साथ, कोई इकनॉमिक जो सिचुएशन है वो बेहतर होना, और ख़ुद ईरान का बाकी कंट्रीज़ के साथ आपके ख्याल में वो जो किरदार है और अगले आने वाले दिनों में ताल्लुकात है वो किस तरह से हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने जिस तरह आपने फरमाया सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बहुत कोशिश की थी, वो दोबारा रिवाइव करनी चाहिए। उसके बाद एक कबीर मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, हमारे कुछ एनालिस्ट समझ रहे हैं कि इधर ये जंग ख़त्म हुई उधर मिडल ईस्ट चेंज हो जाएगा। ये मिडल ईस्ट इतनी आसानी से चेंज नहीं होगा। वहाँ के रूलर्स जो हैं वो अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात रखेंगे, बड़ा ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई होगा। तो बड़ा अच्छा हुआ ये चीज़ सामने आ गई, वरना लोग तो यहाँ लगा के बैठे हुए हैं कि उधर जंग ख़त्म हुई, उधर अमेरिका चला जाएगा, उधर कोई नया नेटो कुछ भी नहीं होगा इस तरह का। हर चीज़ बहुत ग्रेजुअली होती है। इस्तेहकाम के लिए ये 4 मुल्क इम्पोर्टेंट हैं, पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरेबिया। इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, इनको इकट्ठे होना चाहिए, इनकी पॉलिसीज़ अलाइंड होनी चाहिए। और मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें ईरान के साथ कोई बेयर मिनिमम डिफेंस अरेंजमेंट करनी चाहिए ताकि ईरान के और हमारे ताल्लुकात कुछ तो पक्के हो जाएं। दूसरा, हमें भी अमेरिका को ये कहना चाहिए कि भाई अभी गैस पाइपलाइन ऑन करें और हम ईरान से ऑयल लेंगे और हम बहुत बड़ा रिसोर्स ईरान होगा हमारा, ताकि हमारी ऑयल रिसोर्सेज भी डाइवर्सिफाई हो। ऑफ कोर्स सऊदी अरेबिया को नाराज़ नहीं करना, और यूएई के मामले में हमें एक जनरली डिसेंट पोस्चर होना चाहिए। हमें उनकी हर चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो वो भी सीख जाएंगे। बिल्कुल, ये है कि दुश्मन भी दोस्त भी, लेकिन सबसे बुनियादी ज़रूरत है कि ममालिक जो हैं वो अपने ताल्लुकात, अपने मफादात उनके साथ चलते हैं, ना किसी के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी है, ना पाकिस्तान दुश्मनी वो रखना चाहता भी। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब आपके वक्त का। मार्शल एजाज साहब आपको भी बहुत शुक्रिया।